हेलो फ्रेंड्स, आज थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में मैं मोनिका मित्तल आपको पढ़ाने जा रही हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट और कार्नोट थ्योरम की स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, रिवर्सेबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, कार्नोट हीट इंजन और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लेसियस स्टेटमेंट, उनके बारे में समझाया। लेकिन इन सब का कनेक्शन समझाने के लिए आज मैंने लेक्चर बनाया है जिसमें आपको पूरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे इन्वेंट हुआ इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि 1824 में कार्नोट ने एक हीट इंजन डिज़ाइन किया, ठीक है, जो कि पूरी तरह से रिवर्सेबल था। लेकिन ये जो हीट इंजन था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ये सिर्फ एक थियोटिकल हीट इंजन था जिसके हर पार्ट रिवर्सेबल थे, ठीक है। क्योंकि कार्नोट ने अपने हीट इंजन आपको मैंने बताया है एक ऐसी मशीन होती है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। तो फ्रेंड्स, कार्नोट ने अपने हीट इंजन में 4 ऐसे कंपोनेंट लिए थे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिसमें अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो कार्नोट हीट इंजन, तो उसमें मैंने बताया था वो 4 कंपोनेंट थे। एक सिलेंडर जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड था, उसकी वॉल्स और पिस्टन फ्रिक्शनलेस था और उसका जो बेस था वो परफेक्टली कंडक्टिंग था। सोर्स जो था वो लार्ज हीट कैपेसिटी का था और पूरा कंडक्टिंग था। थर्डली, एक स्टैंड था जो परफेक्टली इंसुलेटेड था और फोर्थ एक सिंक था जो कि लार्ज हीट कैपेसिटी का था। प्रैक्टिकली ये चारों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं कि वो बिल्कुल परफेक्टली कंडीशन में हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कार्नोट हीट इंजन का आइडिया था वो एक कंप्लीट थियोटिकल आइडिया था, प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं था। ये 1824 में सैडी कार्नोट, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए फ्रेंड्स, जब कार्नोट ने अपने हीट इंजन को दिया था तब तक हीट के बारे में ये भी जानकारी नहीं थी कि हीट क्या है। तब तक ये माना जाता था कि हीट एक कैलोरिक वैल्यू होती है जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और हर मैटर के अंदर इस हीट की क्वांटिटी डेफिनेट अमाउंट में होती है। लेकिन बाद में देखा गया कि किसी भी मैटर के अंदर डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट नहीं होती है। ये एक एनर्जी होती है जो कि हाई ग्रेड की एनर्जी होती है। जैसे वर्क लो ग्रेड की एनर्जी होती है और हीट जो होती है वो हाई ग्रेड की एनर्जी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लेसियस एंड प्लैंक इन दोनों ने दिया था, ठीक है। 1950 में क्लेसियस और प्लैंक ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था जिसके अकॉर्डिंग dq इज इक्वल टू du प्लस dw था। और जूल के इफेक्ट से, जो कूलिंग इफेक्ट था, उससे ये आया था कि w इज प्रोपोर्शनल टू q। तो ये दो स्टेटमेंट से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना था। तो उस टाइम ये दो स्टेटमेंट जो बने थे उनसे ये पता चला कि एक तो हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है और हीट एक ट्रांजिट एनर्जी होती है, यानी कि फ्लो करने वाली एनर्जी होती है जो एक सिस्टम से और दूसरे सिस्टम की तरफ तब फ्लो करती है जब उन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। और जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है तो ये हीट फ्लो करना बंद कर देती है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये नहीं पता चला था कि हीट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई टू लो या लो टू हाई होती है, ठीक है। ये लिमिटेशन आ गई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकेंडली, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था। थर्ड, कि अगर किसी सिस्टम को आपने हीट सप्लाई की तो उसमें वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। लेकिन इस भी स्टेटमेंट से ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल हैं या नहीं। ये सब लिमिटेशन आने के कारण क्लेसियस, प्लैंक, ओके, और केल्विन, इन तीनों ने अपने इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अलग हटा के एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट दिए। फ्रेंड, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए स्टेटमेंट दिए, लेकिन कंसीडर किए गए केल्विन, प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लेसियस का स्टेटमेंट। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो स्टेटमेंट पे बेस्ड है। एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, दूसरा क्लॉसियस। ये भी मैंने आपको अपने लेक्चर में समझा रखा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि ये दोनों स्टेटमेंट निगेटिव स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं, ठीक है।
तो ये बता रहा था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल विल टेक हीट फ्रॉम अ बॉडी एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इनटू वर्क। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए था और उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई हीट इंजन है तो वो पूरी हीट किसी सोर्स से लेता है तो कम्प्लीटली उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसको एक और सोर्स की ज़रूरत होती है जो कि लोअर टेम्परेचर पे होगा सोर्स से, और उसका नाम दिया गया सिंक। अगर वो नहीं प्रेजेंट होगा तो हीट पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है और हीट इंजन ऑपरेट नहीं हो सकता है। यानी कि हीट इंजन के लिए दो टेम्परेचर लिमिट होनी जरूरी है, एक हायर और एक लोअर। उनके बीच में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्क करता है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है और बची हुई हीट को सिंक में भेज देता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट समझाता था रेफ्रिजरेटर की वर्किंग को। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, उसको और ठंडा कर देता है कोल्ड बॉडी को, और फिर उसको सोर्स में हीट को सोर्स में ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो क्लॉसियस ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विल ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। तो फ्रेंड्स, यानी कि अगर एक कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र करनी है, यानी रेफ्रिजरेटर को वर्क कराना है, तो उसके बीच में उसके मीडियम पार्ट में आपको एक एक्सटर्नल वर्क को ऐड करना पड़ेगा, तभी कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है। ये एक्सटर्नल एजेंसी क्या होता है, जैसे हीट पंप है या कंडेंसर है। तो कंडेंसर क्या करेगा, सिंक से हीट को लेगा, उसको सोर्स की तरफ शिफ्ट करता है। तो फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर के बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसकी वर्किंग के बारे में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो अभी क्या है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट थे, एक हीट इंजन के लिए केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट जो कि आपसे पूछा जा सकता है, और दूसरा रेफ्रिजरेटर के लिए क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो आपको दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पर सैडी कार्नोट, जिन्होंने 1824 में अपने रिवर्सेबल हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया था, उन्होंने हीट इंजन के लिए दो स्टेटमेंट निकाले। ठीक है, एक स्टेटमेंट कहता है नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर इफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। सीधे सीधे कहना है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल इंजन वर्क कर रहा है तो रिवर्सेबल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, या फिर आप कहेंगे कि इरिवर्सेबल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा कम होगी। अगर दो इंजन काम कर रहे हैं, एक रिवर्सेबल है एक इरिवर्सेबल है, दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए, ये सोर्स है, सेम सोर्स से ही और सेम सिंक से, इन दोनों के बीच में एक इरिवर्सेबल और एक रिवर्सेबल इंजन अगर वर्क कर रहा है तो हमेशा ये एफिशिएंसी के लिए होता है ये सिग्मा डैश। तो सिग्मा डैश ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन, यानी रिवर्सेबल की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सेबल की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेटमेंट कार्नोट का क्या बोलता है, द एफिशिएंसीज ऑफ ऑल रिवर्सेबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर आर सेम। यानी कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में आप एक दोनों ही रिवर्सेबल इंजन है R1 और R2, इन दोनों की एफिशिएंसी मान लिया सिग्मा और सिग्मा डैश है, तो ये हमेशा इक्वल होगी। यानी सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर दो रिवर्सेबल हीट इंजन वर्क कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी इक्वल होगी। फ्रेंड्स, इसे नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के लिए मैं आपको थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल समझाऊंगी कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट वर्क करते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा लिया तो ये भी
कैंसिल हो जाएगा, और अगर इसको लिया तो ये भी, यानी कि हम निकाल के दिखाएंगे दोनों की एफिशिएंसी सेम होती है अगर ये दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया हो। आप अब कनेक्शन कर सकते हो कि कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन सब के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।